we can। आर्ट्स तेरा स्ट्रीम तो मार्केट नहीं, आकर देख एकेडमी का सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बेस्ट इको जियो पॉली। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग आज बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लास ऑफलाइन बैच में आकर नहीं किए हैं उनके लिए ऑनलाइन जो वीडियो है इससे ये क्लास करेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो के एंड में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ़ कोई भी डाउट रह जाता है तो उस डाउट को कमेंट के हेल्प से क्लियर आउट किया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हम लोग को रीच कर सकते हैं अकेडमिका के ऑफिशियल हैंडल्स पे, फेसबुक के या फिर इंस्टाग्राम के या व्हाट्सएप चैनल पे, या फिर पर्सनली मेरा नंबर भी दिया रहेगा नीचे, व्हाट्सएप पे आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आज का टॉपिक है हम लोग का, कुछ चीज हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग को पढ़ना है एफडीआई, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एफपीआई। तीसरा हम लोग को पढ़ना है टाइप्स और सिचुएशंस ऑफ बीओपी, और चौथा पढ़ना है करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक से मिटाते हैं बोर्ड को, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि टॉपिक का स्टार्टिंग होगा कैपिटल मूवमेंट से। किससे होगा? कैपिटल मूवमेंट से। हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर एक मान लीजिए कोई एक कंट्री है, मान लो कोई एक कंट्री है जिस कंट्री में कैपिटल मूवमेंट होने वाला है। कैपिटल मूवमेंट होने का मतलब सिंपल सा बात है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, ओके। अब इनफ्लो और आउटफ्लो दो बेस पे हो सकता है, उसको ये बताया जाएगा, क्लियर है। जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, जैसे कि कोई एक कंपनी है, आई थिंक एफबी फेसबुक, आई थिंक एफबी फेसबुक जो है ये रिलायंस जियो का शेयर परचेस करता है। रिलायंस जियो का एक स्टडी के बेस पे इसको समझते हैं। रिलायंस जियो का एक शेयर परचेस करता है, वो कुछ पोर्शन का शेयर परचेस करता है, वो ना 9.99% शेयर परचेस करता है। किसका? रिलायंस जियो का, ओके। कौन परचेस कर रहा है? परचेस कर रहा है फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग, क्लियर है, पक्का। और वहीं पे एक जीके है गोपाल कुमार, जो रिलायंस जियो का ही, किसका? रिलायंस जियो का ही 15% शेयर परचेस कर रहा है। किसका? रिलायंस जियो का। कौन? जीके। अब ध्यान से बड़ा बात सुनना, ये ध्यान बड़े बात से, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि ये रिलायंस जियो का शेयर हम परचेस करने के लिए क्यों एग्जांपल पकड़े हैं, ओके। आओ आते हैं, देखो इसमें दो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसमें दो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। दो सिनेरियो क्रिएट कहां हो रहा है? एक जगह देखा जा रहा है जो शेयर है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है या जो शेयर है वो मोर देन 10% है, मोर देन 10% है। ये जो हम जीके, ये जो शेयर परचेस किया है, ये शेयर 10% से ज्यादा है ना, ये 10% से अगर ज्यादा है, 15% है, मतलब 10% से ज्यादा है। इफ शेयर में इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा होता है तो उसको हम बड़े प्यार से कहते हैं, इस टाइप के कैपिटल मूवमेंट को हम बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। इफ दूसरे केस को हम पकड़ रहे हैं, इफ दूसरे केस को हम देख रहे हैं, तो इस केस में मेरे को यह दिख रहा है कि यहां पे जो शेयर परचेस हुआ है ना, वो शेयर परचेस हुआ है लेस देन 10% शेयर, लेस देन
10% शेयर। इफ लेस देन 10% शेयर है तो इसको कहते हैं हम FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, हम कैटेगरी 1 को, हम केस 1 को, मतलब जो 10% से बेसी शेयर परचेस किया है उस कैटेगरी को हम कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ओनरशिप। क्या बोलेंगे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ओनरशिप। और यहां पे जो शेयर परचेस 10% से कम होता है किसी कंपनी में तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एज इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? मतलब हमको ये पता चला कि एक इकोनॉमी में जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल का मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है FDI और दूसरा होता है FPI। इफ अगर हम देखें FDI तो FDI में एक ये मतलब कि क्राइटेरिया रहता है कि हम किस टाइप के कैपिटल मूवमेंट को FDI कह सकते हैं और किस टाइप के कैपिटल मूवमेंट को हम FPI कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल मूवमेंट 10% से ज्यादा शेयर परचेज या फिर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कोई अदर कंपनी करती है तो वो कहलाता है आपका FDI, मतलब इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% शेयर इन एनी कंपनी purchased by anyone, it will treated as FDI on the basis of an economy. FDI's full form is foreign direct investment. क्लियर है? हाँ, इसका एक और शर्त है कि ये किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन के द्वारा ही यहाँ पे आना चाहिए मनी। बात समझ में आया? इफ दूसरे केस में देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनी का पर्सन, फॉरेन कंपनी माने फॉरेन का पर्सन क्या कर रहा है कि सेम कंपनी में 10% से कम शेयर किया है परचेज, 10% से कम शेयर परचेज किया है। दैट मीन्स कि ये बंदा इंडियन इकोनॉमी में FPI को लेके आया है, मतलब FPI फॉरेन पोर्टफोलियो टाइप ऑफ कैपिटल मूवमेंट यहां पे हुआ है। दोनों केस में पैसा फॉरेन से किसी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है टू इन्वेस्ट और टू परचेज दी ओनरशिप। लेकिन एक को हम FDI बोलते हैं और एक को FPI कहते हैं। इसका सिंपल सा कैटेगराइजेशन का बेस है कि शेयर परचेस अगर 10% से ज्यादा हुआ है, किसी कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस ओनरशिप से 10% का ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसको हम एज ए ट्रीट करेंगे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर किसी कंपनी में 10% से कम का शेयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इसको हम लोग जो FPI है, इस FPI को हम एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ मनी। फ्लाइट ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर एक इकोनॉमी में, खासकर इंडियन इकोनॉमी का ऐसा रूल है कि अगर फॉरेन का कोई पर्सन इस इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के किसी भी कंपनी में अगर 10% से ज्यादा शेयर परचेस किया है बाय द वे, तो उसके ऊपर विड्रॉ करने का मतलब उस कैपिटल को वापस निकालने का, मतलब कि शेयर बेच के वापस पैसा कमाने का, पैसा निकाल लेने के ऊपर लिमिटेशंस लगा हुआ रहता है कि आप इतने समय तक, इतने पीरियड तक या फिर इतने % शेयर को ही आप एक समय पे सेल कर सकते हैं, उससे बेसी नहीं। लेकिन FPI जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो जब चाहे तब पैसा वहां से निकाल के अपने वापस विदेश जा सकता है। इसलिए FPI को फ्लाइट ऑफ मनी भी कहते हैं, क्योंकि FPI एक फ्लाइट की तरह रोल प्ले कर रहा है। जब जरूरत पड़ा तो पैसा लगा दो, जब दिखा कि इकोनॉमी हिल रहा है पैसा निकाल लो और प्रॉफिट चक्कर हो जाओ। इसलिए FPI को ट्रीट किया गया एज अ फ्लाइट ऑफ मनी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये तुम लोगों को क्लियर होगा सबको। ठीक है, मिटा रहे हैं। हाँ, एक नोट, ये जो जीके है ना गोपाल कुमार, ये ब्रिटेन का रहने वाला है। ठीक है, नहीं तो मेरे वीडियोस में कुछ गलतियां हो जाएंगी। ये जीके
ब्रिटेन का रहने वाला है। ओके, डिस्क्लेमर था। आ जाओ आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आई होप सो तुम लोग को कैपिटल मूवमेंट क्लियर हो गया होगा, कैपिटल मूवमेंट हो कैसे रहा है और होता क्या है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मूवमेंट के बाद हम देखते हैं, कैपिटल मूवमेंट के बाद देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, कभी कभी देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट किस किस कंडीशन में कैसा कैसा रह सकता है। एज पर सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा। हमको पता है एक चीज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होता है। एक साइड होता है रिसिप्ट, एक साइड होता है रिसिप्ट और दूसरा साइड होता है पेमेंट, दूसरा साइड होता है पेमेंट। लेकिन कहानी ये होता है, बात ये है कि अगर रिसिप्ट साइड, कौन सा साइड, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड कहने का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। क्लियर है। अगर रिसिप्ट is more than payment, if receipt is more than payment, then it will treated as, फिर इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करने का तरीका है कि ये पॉजिटिव सरप्लस बीओपी को दिखाता है, पॉजिटिव या फिर सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट को दिखाता है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्या बोले, इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिसिप्ट साइड मोर देन पेमेंट साइड होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कहते हैं पॉजिटिव या फिर सरप्लस बीओपी। क्लियर है। अच्छा आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का केस 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट का केस 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट का केस 2 ऐसा होता है कि इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ये रिसिप्ट साइट है, जो ये रिसिप्ट साइट है वो लेस देन पेमेंट साइड अगर होगा, वो अगर लेस देन पेमेंट साइड होगा तो इस टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या कहेंगे। कोई अगर बच्चा जानता है तो कमेंट करके आंसर करें। ठीक है, हम ही बताते हैं, आओ जाओ। तो इस टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहेंगे हम एडवर्स डेफिसिट अनफेवरेबल नेगेटिव टाइप ऑफ बीओपी। क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप ऑफ बीओपी। एक नाम पॉजिटिव वाले में भी ऐड कर लो, जो बहुत जरूरी है। वो नाम तुम्हारा आ रहा है फेवरेबल। जब किसी भी कंट्री का या किसी एक इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिसिप्ट साइड ज्यादा होता है और पेमेंट साइड कम होता है, तब उस इकोनॉमी का बीओपी को हम पॉजिटिव, सरप्लस या फेवरेबल बीओपी कहते हैं। लेकिन अगर ठीक इसके ऑपोजिट हो जाए तो रिसिप्ट साइड कम, पेमेंट साइड अगर ज्यादा हो, तो ये समझ में आता है कि वो इकोनॉमी मैक्सिमम टाइमिंग पे इंपोर्ट किया है, मैक्सिमम टाइमिंग पे कैपिटल गुड्स का, फाइनेंशियल और फिजिकल बोथ, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज ये किया है, जिसके कारण पैसा सिर्फ बाहर गया है और सामान अंदर आया है। मतलब पेमेंट साइड ज्यादा हो गया है और रिसिप्ट साइड कम हो चुका है। क्लियर है, आई होप सो। तो इस दो टाइप के बीओपी होते हैं। इसके आगे हम कुछ देखना ये चाहेंगे कि इस अगर मान लीजिए किसी कंट्री का बीओपी नंबर 1 केस में है, रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट कम, फिर तो उस कंपनी को बल्ले बल्ले सावा सावा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर किसी इकोनॉमी का क्या बोलते हैं बीओपी, अगर किसी इकोनॉमी का बीओपी रिसिप्ट साइड कम, पेमेंट साइड ज्यादा हो, मतलब एडवर्स हो, मतलब डेफिसिट हो, मतलब अनफेवरेबल हो, मतलब नेगेटिव बीओपी हो, तो इस टाइप के बीओपी को हम सही कैसे कर सकते हैं। क्लियरली कुल मिला के हम ये बात करना चाहते हैं
कुल मिला के हम ये बात कहना चाहते हैं, ये जो रेड बॉक्स के अंदर सिस्टमैटिक टाइप ऑफ बीओपी नेगेटिव एडवर्स डेफिसिट अनफेवरेबल है, इसमें कहना ये है, क्वेश्चन मेरा ये आता है, हाउ टू करेक्ट इट, हाउ टू करेक्ट इट, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन मेरे मन में आया ना, तो एक स्टूडेंट है हमारा, वो मेरे मन में ये क्वेश्चन आने के बाद एक क्वेश्चन करता है, भैया पहले हम ये नहीं जान ले कि ये डेफिसिट हुआ क्यों, ऐसा बीओपी बना क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे कि ऐसा बीओपी बना क्यों, तो आओ थोड़ा देखते हैं, कॉजेस टू बी अ डेफिसिट एडवर्स अनफेवरेबल नेगेटिव बीओपी। स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन यहां पे आएगा, कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी होने का क्या कारण हो सकता है, तो हम थोड़ा बोर्ड को मिटाना चाहेंगे इसके लिए कुछ बताने के लिए। क्लियर है? आओ यहां तक जितने बच्चों को उतारना है वो उतार सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगा सभी बच्चों को, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, बीओपी का क्लास 12 के लिए, उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को इत्मीनान से बैठकर देखिए। एक बार इस वीडियो को पूरा फुल लेंथ में देखिए, बिना लिखे बिना कुछ करे। हेडफोन लगा के देखना कंपलसरी है, सिर्फ वीडियो को देखिए। जब वीडियो आप देख लीजिएगा और वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, देन आप ये कीजिए कि अब नोट्स मेकिंग स्टार्ट कीजिए इस वीडियो से देख के। क्लियर है? रोकिए, नोट्स मेकिंग कीजिए। हम कुछ अगर पॉइंट्स बोल रहे हैं और कोई पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बात हम बोर्ड पे उसका नहीं लिखे हैं, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स यू हैव टू नोट इट, आपको नोट करना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो को एक बार फुल लेंथ देखना है, सेकेंड लेंथ में आपको नोट्स मेकिंग करना है, वो भी दिमाग लगा के अच्छे से। कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी होने का कारण क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखा जाता है कि इफ अगर किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है, तब वो उस कंट्री का बीओपी नेगेटिव चला जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर किसी इकोनॉमी के भीतर आपका इंपोर्ट ज्यादा होने लगता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, देन उस वक्त उस इकोनॉमी का बीओपी नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि सेल नहीं कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, परचेस करने पे पैसा बाहर जा रहा है, तो नेगेटिव बीओपी होगा। आगे ऐसा हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्या होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर? कभी कभी मान लीजिए, जैसे कि बता रहे हैं आपको, हम एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है अभी यूक्रेन का रशिया के संग हुआ, फिर ईरान इजराइल लेबनान, इजराइल पैलेस्टीन, उसमें एंट्रेंस ले रहा है यूएसए। इतना ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन जब हो चुका है, तो एक कहानी समझ में आता है कि पहले जब ऑयल का इंपोर्ट होता था ना, ऑयल जब पहले इंपोर्ट होता था 2023 में, ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ये नंबर बिल्कुल फैक्ट की तरह नहीं है, बस समझने के लिए इस नंबर का यूज किया गया है। हो सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया नंबर आप अगर गूगल पे सर्च करें तो गलत साबित हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम इस नंबर का यूज कर रहे हैं, इसका रिलेशन बस इतना ही है। तो 2023 में ऑयल इंपोर्ट करते थे तो 1 बैरल
1 बैरल ऑयल का जो प्राइस था वो प्राइस था मानते हैं 100 रुपया। 1 बैरल ऑयल का प्राइस कितना था? 100 रुपया। आज के दिन 2024 का समय हो गया है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है, थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा अजीब पैथेटिक हो चुका है। तो 2024 में देखते हैं इसी 1 बैरल ऑयल का प्राइस जो है वो पहुंच चुका है 150 रुपीज। कितना रुपीज? 150 रुपीज। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि इफ अगर किसी गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट हो चुका है और कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है 105, 110, 115, 120, 140, 150, ये कंटिन्यूअस राइज हर मंथ हुआ है उस हिसाब से, तो ये समझ में आ रहा है कि जहां पहले हम 100 रुपया खर्च करके अपना नीड को फुलफिल करते थे, अब उसको फुलफिल करने के लिए, उसी नीड को फुलफिल करने के लिए मेरे को 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा एज इंपोर्ट ऑफ ऑयल किसी अदर देश को दिया गया, यही तो मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव बना दिया ना। यही मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव बना दिया एक्स्ट्रा इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाल के। क्लियर हुआ? आगे दूसरा बात ये तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि किसी का पॉपुलेशन नीड और डिमांड, किसी पॉपुलेशन का, मान लो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे लोग फॉरेन के गुड्स को ज्यादा डिमांड में मांगते हैं फुलफिल अपनी नीड को करने के लिए, तो दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और पॉपुलेशन के बढ़ने के चक्कर में उन पॉपुलेशंस का डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है, उन पॉपुलेशन का डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण से अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी, नेगेटिव बीओपी देखते हुए भी, ये जानती है गवर्नमेंट की बीओपी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन का नीड और डिमांड के प्रेशर में गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी जारी करना पड़ता है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ, उसका जो नीड, उसका डिमांड कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर देता है नीड को फुलफिल करने का, और गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी नेगेटिव करनी पड़ती है अपनी बीओपी। बात समझ में आया? अगला जब आगे बढ़ते हैं तो इसका चौथा पॉइंट आता है फॉल इन डिमांड इन फॉरेन। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो इंडियन गुड्स है वो भी तो फॉरेन में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि फॉरेन के लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को इफेक्ट करता है, प्राइस इफेक्ट करता है, इनकम इफेक्ट करता है, जिस कारण से क्या होता है कि फॉरेन में इंडियन डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड कम जाता है। अब अगर फॉरेन में डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड, इंडियन गुड्स का डिमांड अगर कम जाएगा, तो इंडिया से एक्सपोर्ट जो पहले 10 लाख रुपए का होता था, हो सकता है कि ये डिमांड गिर जाने के कारण फॉरेन के लोग इंडियन गुड्स को कंज्यूम ना करेंगे और इंडिया का एक्सपोर्ट 10 लाख से 6 लाख पे आ जाए, 10 लाख से 6 लाख पे आ जाए। जरूरी नहीं है कि पेमेंट साइड अगर इंक्रीज होगा तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट साइड जो है वो वही रहे और आपका रिसिप्ट साइड ही घट के गिर जाए। तो अभी ये फोर्थ पॉइंट में तो यही हो रहा है कि फॉरेन में इंडियन गुड्स का जो कंजम्पशन है, डिमांड है, वही गिर गया। इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगी। इंडिया अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगी देन रिसिप्ट साइड ग्रोथ नहीं करेगा। रिसिप्ट साइड ग्रोथ नहीं करेगा मतलब रिसिप्ट साइड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। इफ रिसिप्ट साइड डिक्रीज करेगा दैट मींस कि आपका नेगेटिव साइड हाई पे रहा, वहां फिक्स, और रिसिप्ट साइड आपका गिरते चला गया। ये देखो नेगेटिव एक बीओपी रेडी कर दिया ना, ये कंडीशन बना देता है। ओके, अगला आगे ये हो सकता है एक और चीज, रिड्यूस इन सप्लाई, रिड्यूस इन सप्लाई। और एक चीज हो सकता है एप्रिसिएशन ऑफ
करेंसी। अच्छा, पांचवा पॉइंट रिड्यूस इन सप्लाई को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। रिड्यूस इन सप्लाई कहने का मतलब नॉर्मल इतना है कि जिस गुड्स का डिमांड फॉरेन में बहुत ज्यादा था, इंडिया में इंडिया के सप्लायर उस गुड्स को प्रोड्यूस करना ही रोक दिए, उस गुड्स को प्रोड्यूस करना रोक दिए। कुछ अनसर्टेन या फिर कुछ अनइवेंचुअली कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस कारण से सप्लाई चेन खराब हो गया, और सप्लाई चेन खराब होने के कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन गिर गया। अब अगर प्रोडक्शन गिरेगा तो फॉरेन में डिमांड गिर जाएगा। फॉरेन में डिमांड कैसे गिरेगी कि डिमांड का फुलफिलमेंट ही नहीं हो रहा है ना। चाहिए उनको 100 पैकेट ऑफ गुड्स, हम दे रहे हैं 10 पैकेट ऑफ गुड्स, 90 पैकेट ऑफ गुड्स, तो वो कहीं और से इंपोर्ट करेंगे। अगर वो 90 कहीं और से इंपोर्ट कर सकता है तो 10 जो हमसे वो क्यों लेगा, वो भी कहीं और से इंपोर्ट कर सकता है, उसको सस्ता पड़ेगा, जिस कारण से अगेन एक्सपोर्ट अपना डाउन, अगेन अपना एक्सपोर्ट डाउन। बात समझ में आया? इस कारण से अपना बीओपी फिर एक बार नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। आओ समझते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को। इसमें 2 केस स्टडी समझना पड़ेगा। एक समय है जब एक कप टी, 1 कप टी को लेने के लिए इंडिया में 1 कप, एक ऐसे समझते हैं प्लीज, 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय, इंडियन करेंसी में उसका दाम पड़ता है 100 रुपया। क्लियर है? इंडियन करेंसी के बेस पे अगर देखा जाए तो 1 कप ऑफ टी का दाम पड़ता है 100 रुपया। चलो इसको दूसरा, ये पीपीपी का मॉडल है, इसको हम चेंज कर देते हैं, आपको करेंसी के मॉडल में, आओ एक्सचेंज रेट के मॉडल में चेंज कर देते हैं। ध्यान से समझना। एक समय था कि $1 इक्वल टू 85 रुपीज है। केस नंबर 1, $1 इक्वल टू 85 रुपीज है। अब क्या होगा, हुआ ऐसा कि अपना इंडिया का, देखो अपने इंडिया का रूपी 85 रुपए $1 के बराबर है। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ समय बाद गवर्नमेंट के एक्शन के कारण कुछ ऐसा मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स लिया गया, जिस कारण से $1 का प्राइस घट के हो गया 80 रुपीज। कितना हो गया? 80 रुपीज। ध्यान से समझने वाला बात है। यहां पे आपको लग रहा होगा कि अपना इंडिया का करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, लेकिन नहीं, समझना कुछ उल्टे तरफ से है। ध्यान से समझो। $1 को मारने के लिए पहले 85 लोग लगते थे, अब वही $1 को मारने के लिए 80 लोग लग रहे हैं। मतलब अपने भारत के लोग मजबूत हो रहे हैं ना, मतलब अपने भारत के लोग मजबूत हो रहे हैं। वही सिचुएशन करेंसी में भी हो रहा है। पहले 85 रुपया देना पड़ता था $1 किनने के लिए, अब 80 रुपया देके $1 किन ले रहे हैं। मतलब इंडियन करेंसी मजबूत हो गया, इंडियन करेंसी मजबूत हो गया। अब ध्यान दो, फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सपोर्टर हम लोग अगर समझेंगे तो समझ पाएंगे एक्सपोर्टर के दिल में क्या तकलीफ होगा। उनके दिल में सुइयां सुइयां सी चुभेगी। ध्यान से समझना कैसे। इस केस में, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में, इस केस में अगर एक्सपोर्टर $10,000 का गुड्स एक्सपोर्ट करता है, कितने डॉलर का? $10,000 का गुड्स अगर इस केस में एक्सेप्ट कर, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर, तो इस समय 85, 850, 10,000, 2 सेकेंड, 8,50,000 रुपए उसको मिलेंगे। क्लियर है? उसको कितना मिलता था? 8,50,000 रुपया उसको मिलता था। किसको मिलता था? एक्सपोर्टर को 8,50,000 रुपया उसको मिलता था। क्लियर है? लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। इस सिनेरियो जो 80 रुपीज के प्राइस पे डॉलर आ चुका है, इस समय भी अगर $10,000 का एक्सपोर्ट अगर इंडियन एक्सपोर्टर करता है कहीं वर्ल्ड में, तो उसको इस समय बस 8 लाख रुपया ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 लाख रुपया ही मिलेगा। और सॉरी 85 लाख यहाँ पे, 85 लाख रुपया है। इस समय इसको सिर्फ 80 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा इस एक्सपोर्टर को? 80 लाख रुपया मिलेगा। क्लियर है? इफ 80 लाख की 8 लाख, 80 लाख रुपया मिलेगा।
अब अगर ध्यान से समझो तो कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्टर को 5 लाख रुपया का लॉस हुआ ना, इस समय क्या करेगा एक्सपोर्टर ना, एक्सपोर्ट करना छोड़ देगा। इस समय सॉरी मेरे ख्याल, आई एम रियली सॉरी, यहाँ 8 लाख है और यहाँ 8.5 लाख है। ओके, यहाँ 8,50,000 है और यहाँ 8 लाख है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा कंडीशन में, एक्सपोर्टर को ना डिमोटिवेशन फील होगा। अरे यार पहले भी हम 10,000 का गुड्स बेचते थे तो 8.5 लाख कमाते थे, और आज भी हम 10,000 का ही गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन आज हम बस 8 लाख कमा रहे हैं, मेरा 50,000 का लॉस है। एक्सपोर्टर पता है एक्सपोर्ट करना कम कर देगा ऑटोमेटिक। और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण क्या हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण अपना बीओपी का जो रिसिप्ट साइड था, जहां से एक्सपोर्ट करके पैसा आ रहा था, वो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। देन बस बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव। बात समझ में आया? जरूरी नहीं कि दुश्मन को कमजोर करके खुद जीता जा सकता है, ये भी हो सकता है कि खुद को मजबूत करके दुश्मन को हराया जा सकता है। हर चीज के 2 कंडीशन होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से क्लियर हुआ होगा क्या क्या कॉज रहा है कि एडवर्स बीओपी हो जाने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां पे हाउ टू करेक्ट एडवर्स बीओपी। जो बीओपी नेगेटिव है अपना, जो बीओपी अभी नेगेटिव है अपना, उस नेगेटिव बीओपी को हम कैसे करेक्ट करें, सही करें, पॉजिटिव बनाएं। जितना भी ये मेजर्स एडवर्स बना रहा है, ठीक इसके अपोजिट अगर कर देंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बनाएगा, पक्का फेवरेबल बनाएगा। आओ पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि क्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन गुड्स। क्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स का सब्स्टिट्यूट क्रिएट आप कीजिए। अगर फॉरेन गुड्स का सब्स्टिट्यूट इंडिया में क्रिएट हो गया तो इंडियन पीपल को फॉरेन गुड्स के बराबर इंडियन गुड्स मिल जा रहा है, देन वो फॉरेन गुड्स क्यों परचेस करेंगे। बात समझ में आया? इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूट बनाए तो। दूसरा हो सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लागू करना। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लागू करना। गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी ला सकती है कि जो भी एक्सपोर्टर इंडिया में है, जो फॉरेन कंट्री में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली दोनों हाथ से सपोर्ट करेगी कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। क्या आपको फैसिलिटी चाहिए, क्या आपको फाइनेंस का हेल्प चाहिए, क्या आपको लीगल टीम का हेल्प चाहिए, या फिर कोई एडवाइस का हेल्प चाहिए, या फिर सब्सिडी का हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट इतने सारे पॉलिसीज को लाके एक्सपोर्ट को प्रमोशन दे सकती है, जिस कारण से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कम कर दे, ये भी हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे मेरा बीओपी और पॉजिटिव की ओर जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ना मतलब सामान बेच के पैसा आना, रिसिप्ट साइड बढ़ जाना। आगे ये हो सकता है, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये हो सकता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक उस केस को वापस पलट दिया जाए, उस केस को वापस पलट देते हैं। देखो कैसे, अगर $1 इक्वल टू 80 रुपीज था, वहीं पे जिसमें एक एक्सपोर्टर अगर 10 के डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, $10,000 का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास आ रहा है 8 लाख रुपीस। ठीक है, वहीं अगर $1 इक्वल टू 85 रुपीज गवर्नमेंट करवा दे, या फिर गवर्नमेंट के पास मतलब कि आरबीआई के पास ये पावर होता है, कर सकती है वो। ठीक है,
तो 85 रुपीज करवा दे, उस समय भी अगर $10,000 का एक्सपोर्ट हो तो 8.5 लाख रुपीस आएगा इंडिया के पास इकोनॉमी में। तो 50,000 का बूस्ट मिला, इस बूस्ट के कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट और ज्यादा करेगा लोग। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर ले तो अपना गुड्स सस्ता हो जाएगा, और अपना गुड्स अगर सस्ता हुआ तो फॉरेन डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। फॉरेन डिमांड अगर इंक्रीज हो गया तो बस अपना रिसिप्ट साइड फिर बनने लगेगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना, प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना। प्रोडक्शन इंक्रीज अगर होगा, ध्यान से समझना, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लायर सोचेगा कि इस सामान को हम और बेचें। क्लियर है? वो अगर इंडिया का मार्केट उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो वो फॉरेन मार्केट की ओर तलाश करेगा और वहां पे वो अपने सामान बेचेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई जिसको कहते हैं PLI स्कीम। इसका फुल फॉर्म ही होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगर आप एक प्रीवियस लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे देन गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा किया हुआ प्रोडक्शन पे सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। ये 4 कारण हुआ, 5 हो चुका है ना, हाँ 5। आगे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक काम और कर सकती है, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल फोरम। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो अपने डोमेस्टिक गुड्स को इंटरनेशनल फोरम में प्रमोट कर सकती है। जैसे कि मान लो अगर कोई इंटरनेशनल यूएन में अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ मीटिंग सर ऑर्गेनाइज हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट में जो हायर ऑफिशियल्स है या फिर जो अपने PM है वो सब अगर इंडिया के प्रोडक्ट को पहनकर इंडिया के प्रोडक्ट को वहां पे शोकेस करे इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं फॉरेन में डिमांड इंक्रीज होगा। फॉरेन में डिमांड इंक्रीज होगा बाय द वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करके फॉरेन में डिमांड इंक्रीज होगा। और फॉरेन में डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो इंडियन गुड्स का लोग चाहेगा कि आए इंडियन गुड्स बेस्ड है। बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का? A to Z। हम आशा करते हैं कि BOP का चैप्टर जो हमारे यहाँ के बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अटैच है उनको क्लियर हो गया है। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनका BOP का पहला पार्ट मिस हो चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम उसका पहला पार्ट भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। ओके, तो आई होप सो कि सारा चीज क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टुगेदर वी कैन।